Hello student, in the previous lecture I have explained what is the chemical reaction and how to balance the chemical reaction and how to observe a chemical reaction and types of chemical reaction. In types of chemical reaction we have seen that what is the combination reaction. तो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, उसको हमने देखा था। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं आप देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं। जैसे हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू आर मोर रिएक्टेंट कंबाइन और में सिंगल प्रोडक्ट। तो यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ब्रेक होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है टू आर मोर देन टू प्रोडक्ट में क्या होगा तो डिकम्पोज होगा। तो इससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही सब्सटेंस यानी एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में चेंज होगा। और उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ देखते हुए चलते हैं। A reaction in which a reactant break down into two or more separate substances is known as decomposition reaction। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंस में सिमिलर सब्सटेंसेस में चेंज होता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमको जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। First is thermal decomposition reaction, second is electrolysis decomposition, third is decomposition by sunlight। मतलब पहले टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा बाय हीटिंग, बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय सनलाइट, है ना। तो इस आधार पे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल यहाँ देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स बाय हीटिंग। ये जो है हीटिंग प्रोसेस से होता है। यहाँ एक एग्जांपल दिया है फेरस सल्फेट यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है। तो फेरस सल्फेट सिंगल रिएक्टेंट है, तो इसको हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट थ्री प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और चूंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीटिंग होता है, मतलब हीट के द्वारा होता है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमने इसी चैप्टर में देखा था कि हाउ टू ऑब्जर्व ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ इसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे रिएक्शन होगा। तो यहाँ पहले फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन होता है ना। जब उसको हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरिक ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है ब्राउन कलर। तो यहाँ रिएक्शन में क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन बाय कलर चेंज, हम कलर जो चेंज होता है उसके आधार पर करते हैं। तो फेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। यानी सिंगल रिएक्टेंट थ्री प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ एक बात का हम एक्सप्लेनेशन और करेंगे कि ये आप वाटर मॉलिक्यूल देख रहे हैं, इसको हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग को मिलेगा। इसको देखो हम क्या कहेंगे, इसको हाइड्रेटेड, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है FeSO4 7H2O, इसको
इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है। अब जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, यदि इस तरह से कहीं फेरस सल्फेट लिखा रहेगा तो उसको कहते हैं एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। यानी ये क्या है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रेट फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। तो यहाँ पे जनरली जो होता है, जब भी हम फेरस सल्फेट का मॉलिक्यूल लेते हैं तो 1 फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, और इसको कहते हैं, आगे हम देखेंगे, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट 7। क्यों? क्योंकि 1 फेरस सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच होते हैं। ऑलरेडी जनरली जो होते हैं 7 वाटर मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर जो किसी कंपाउंड से अटैच होता है इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट कितना होता है, 7 होता है। और इस तरह से जो रचा है इसको कहते हैं हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच हुआ है। अगर उस पे जैसे हम इसको हीट कर देते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो इसको कहते हैं एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, यानी वहां पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल डिकम्पोजिशन का लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, इसको हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। ये भी दिस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी जो होता है ये बाय हीटिंग से जो है अगर होता है, यानी कि हीटिंग प्रोसेस से ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब उसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है। इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं और इसको हम क्विकलाइम बोलते हैं, इसको आप जानते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन का यूज जो होता है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। आप थर्ड देखिए, थर्ड जो है, थर्ड एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थर्ड एग्जांपल लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट का कलर जो होता है जो है वो कलरलेस होता है। जब इसको हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी अगर इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करना हो तो यहाँ कलर चेंज होता है और ब्राउन फिल्म निकलती है। तो इससे इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है या रिएक्शन हो गया है ना। और इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि 1 सिंगल रिएक्टेंट जो है 1 2 3 प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, इसलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब लास्ट एग्जांपल यानी फोर्थ जो है, फोर्थ डिकम्पोजिशन रिएक्शन पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस में चेंज होता है। ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। Now second type that is second thermal decomposition reaction. Second thermal decomposition reaction is electrolytic decomposition reaction. This type of decomposition reaction occurs by electric current. मतलब ये जो decomposition reaction होता है वो इलेक्ट्रिक करंट से होता है, यानी इलेक्ट्रिक से होता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में चेंज हो जाता है। जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हम ऑप्शन करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस इज वेरी यूजफुल टू आवर एवरीडे लाइफ। तो जो हम हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस ऑप्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं या इससे मल्टीप्लाई। फिर सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम एंड क्लोरीन आइटम होता है। एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन गैस आती है। ये दोनों रिएक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ
यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट से हम सिंगल रिएक्टेंट को 2 or more than प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ ये सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। यहाँ पर भी एक सिंगल रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है बाय इलेक्ट्रोलिसिस यानी इलेक्ट्रिक करंट से, है ना। इलेक्ट्रिक करंट से हम सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट में ब्रेक कर रहे हैं। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना। ये दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना पड़ेगा और इसका थोड़ा सा हमको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल डाटा को समझना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कैसे चेंज होता है ना। तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कैसे चेंज होता है, तो यहाँ इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। तो इसको हम यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करते हैं, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक कोई वेसल होता है ना, एक कोई वेसल होता है तो और ये इसमें कैथोड बना देते हैं, दूसरा एनोड है ना। ये एनोड है, ये क्या है कैथोड है ना। जैसा कि आप जानते हैं एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पे इसके ऊपर 2 टेस्ट ट्यूब रख देते हैं, है ना। फिर दोनों को ये कनेक्ट कर देते हैं 6 वोल्ट बैटरी से, ये वायर है और 6 वोल्ट की बैटरी से लगभग जो है बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, 6 वोल्ट होना चाहिए, कम से कम 6 वोल्ट होना चाहिए। तो 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम वाटर फिल कर देते हैं, इस वेसल में हम वाटर फिल कर देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें, जैसा कि हम जानते हैं प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो हम इससे थोड़ा सा हम एसिड या बेस को मिला सकते हैं। जैसे हम थोड़ा सा यानी हम इसमें ऐड कर सकते हैं H2SO4 है ना। थोड़ा सा हम एसिड मिला देते हैं, H2SO4 यहाँ पे मिला देते हैं, H2SO4 या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे मिला देते हैं, जिससे वाटर क्या हो जाएगा, वाटर में थोड़ा एसिड की मात्रा हो जाएगी तो इससे इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले जब यहाँ पे हम इस तरह से सेटअप बनाते हैं और जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी अब यहाँ पे की लगाएंगे तो जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्टार्ट हो, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ से पास होगा तो ये क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस डिपॉजिट होगी, है ना। तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ दोनों टेस्ट ट्यूब में देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ पे जो है गैस जो है अपने आप गैस जो है कलेक्ट होने लगेगी। यानी एक टेस्ट ट्यूब मतलब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी, दूसरे टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस का जो अमाउंट होता है यानी वॉल्यूम होता है, हाइड्रोजन गैस का जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होता है। यानी अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस अगर हमको 200 ml ऑक्सीजन होगी तो हाइड्रोजन गैस हमको 400 ml ऑक्सीजन होगी। यानी हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होगा ऑक्सीजन के वॉल्यूम का हमेशा डबल होगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि यहाँ देखिए 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है यानी 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अब यहाँ पे देखिए मतलब ये बैलेंस रिएक्शन से आप समझ पाएंगे। जैसे अब देखिए 2H2 है तो अगर 200 ml वाटर है तो 200 ml ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और इसी से पता करते हैं। देखो 200 ml वाटर अगर ब्रेक डाउन होगा और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो 200 ml हमको हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी। एंड यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे जो है यानी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो 200 ml हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी और 100 ml ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। तो इस बैलेंस रिएक्शन से हम पता करते हैं कि रिएक्शन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो है
ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम का डबल क्यों होता है? डबल इसलिए होता है कि देखिए यहाँ पे 2 जैसे 2 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई है तो 200 ml वाटर जब ब्रेक डाउन होगा तो 200 ml हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होगी, और यहाँ पे जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे यानी 1 है, यानी 100 ml ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होगी। तो थोड़ा सा इसका स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 क्यों लिए हैं? हम नॉन वाटर मॉलिक्यूल से भी दिखा सकते हैं, लेकिन 2 से दिखाएंगे तो यहाँ पे होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, नहीं तो अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो फ्रैक्शनल हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम अक्सर मतलब अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, है ना। जैसे आप 1 वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो उससे नहीं, तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रिक करंट से ब्रेक होता है, तो 4 हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होता है, 2 ऑक्सीजन आयन ऑब्टेन होता है ना। देखिए, ये सिंपली पहले जब ये ब्रेक डाउन होगा तो 4 हाइड्रोजन यानी कि एक जो है ये हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा और ये ऑक्सीजन आयन, पहले 2 वाटर, ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे। जैसे हम 1 ग्लास वाटर लिए तो वहाँ पर वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऐसा नहीं कि 1 होगा 2 होगा, कितना हो, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे। हम 2 वाटर मॉलिक्यूल से इसका एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो ब्रेक डाउन होगा इलेक्ट्रिक करंट से, 4 हाइड्रोजन आयन ऑब्टेन होगा, 2 ऑक्सीजन आयन। अब यहाँ देखिए कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है ना। ये यहाँ पे एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? अब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन आयन में, 2 ऑक्सीजन आयन में। अब इसके बाद यहाँ 2 रिएक्शन होगा, एक कैथोड पे होगा, एक कैथोड पे रिएक्शन होगा, दूसरा क्या होगा? एनोड पे रिएक्शन होगा। तो एट कैथोड पे क्या होगा? ये 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन आयन जो होगा, ये हाइड्रोजन आयन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जो है गेन करेंगे। कहाँ से करेंगे? कैथोड से, है ना। कहाँ से करेंगे? कैथोड से। ये हाइड्रोजन ये क्योंकि प्लस चार्ज है और ये मतलब कैथोड होता है, यहाँ पे माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है, तो प्लस वाला उसके पास जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज होगा। तो 4 ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करके ये हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस कहाँ कलेक्ट होगा? कैथोड पे। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे कलेक्ट होगा। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन आयन है ना, ये ऑक्साइड आयन जो है O माइनस क्या करेगा? 2O- ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, देखो, और इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कहाँ जाएगा ऑक्सीजन आयन? ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा। तो ये 2 ऑक्सीजन 2O- यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये कहाँ इस तरह से ये जो है ऑक्सीजन गैस और अपना 2 इलेक्ट्रॉन एनोड को देगा, क्योंकि एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीजन यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और इसमें चेंज हो जाएगा ऑक्सीजन गैस यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन था कि वाटर मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कैसे चेंज होती है। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एनोड पे जो गैस कलेक्ट होगी, एनोड पे जो गैस कैथोड पे कलेक्ट होगी, वो एनोड पे कलेक्ट हुई गैस का के वॉल्यूम का डबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ बैलेंस, हम यहाँ बैलेंस रिएक्शन से इसको समझ सकते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, तो 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होता है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होता है।
तो नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट। अब यहाँ से देखेंगे दो एग्जाम्पल। देखिए सिल्वर क्लोराइड को हम ये यानी सनलाइट यानी धूप में रख देते हैं, सन में मतलब बाहर रख देते हैं, तो यहाँ देखते हैं पहले सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है फिर ग्रे हो जाता है। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड जो है किसी क्रूसिबल में या किसी वेसल में हम बाहर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दें सूरज की रोशनी के सामने, तो वो क्या होगा कि हम देखेंगे कुछ समय बाद देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का कलर जो पहले व्हाइट था अब कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ग्रे क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड से ये क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, जो मतलब बाहर निकल जाती है। तो क्लोरीन गैस जो बाहर निकल जाती है तो केवल क्या बचता है, सिल्वर बचता है। तो सिल्वर का कलर हम जानते हैं कि क्या होता है, ग्रे होता है ना। तो इसको न तो हीट करना पड़ता है न तो इलेक्ट्रिक करंट पास करना पड़ता है, केवल हम सनलाइट में रख देते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है सिल्वर एंड क्लोरीन में ब्रेक हो जाता है ना। और सेकंड जो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है इसको भी सनलाइट में रखते हैं तो ये भी क्या होता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से भी ब्रोमीन गैस जो होती है आउट हो जाती है। तो यहाँ तो ये भी क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय सनलाइट, है ना। और यहाँ पे हम बताए थे कि वहाँ पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन को कैटेगराइज किए थे टू टाइप में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होता है कि हमने बताया था कि ये रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट रिलीज होती है किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के समय, जहाँ पे हीट रिलीज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन ये रिएक्शन इन व्हिच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब along with formation of product is known as एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो भी हमने यहाँ पे थर्मल जो भी यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने देखा, सबने देखा कि एनर्जी जो है अब्जॉर्ब हो रही है। एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म, या तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में, या तो सनलाइट, है ना। तो ये दिस ऑल द ये सभी क्या है, ये जो हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा ये सभी अगर हीट के आधार पर क्लासीफाई करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि सभी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, या तो सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नेक्स्ट टाइम तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation reaction. Thank you.